चंद्रमा, द मून। और चंद्रमा के बारे में आप लोग जान रहे हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है। और किसका उपग्रह है? तो चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा किसका उपग्रह है? तो आप कहेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह। अब जो चंद्रमा हम देख रहे हैं पृथ्वी का उपग्रह, तो जो पृथ्वी ग्रह है, हम सौरमंडल में आप लोगों को बताए थे कि पूरे सौर प्रणाली का सबसे बड़े ग्रहों में देखा जाए तो 5वें नंबर पे जो क्रम आता है वो किसका आता है? पृथ्वी का। एक नंबर पे जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण और 5वें पे पृथ्वी। इसी प्रकार से हम देखें कि जब पृथ्वी पूरे सौर प्रणाली का 5वां ग्रह है, तो जो हमारा चंद्रमा है वो पूरे सौर प्रणाली के सबसे बड़े ग्रहों में किस क्रम पर आता है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो हम लोग देखेंगे कि जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो बृहस्पति के पास है, उसका नाम है गैनीमीड। दूसरा जो सबसे बड़ा उपग्रह था उसका नाम था टाइटन, शनि के पास। और जो चंद्रमा हम लोग देख रहे हैं, ये चंद्रमा पूरे सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आपसे पूछ सकता है कि पूरे सौर प्रणाली का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो भी आपका चंद्रमा ही होगा। या आपसे कह सकता है कि चंद्रमा किस क्रम का उपग्रह है सौर मंडल में या सौर प्रणाली में, तो भी उत्तर आपका होगा 5वां। अब देखना है कि जो चंद्रमा है, इस चंद्रमा पर क्या गतिविधियां होती हैं। पृथ्वी से तुलनात्मक आप लोगों से प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी तो कथन कारण से भी प्रश्न बन जाते हैं। कथन दे देता है और कारण पूछ लेता है कि ये चंद्रमा पर ये क्रियाएं होती है, कारण दे देता है कि ये। इसमें हम लोग देखें कि जो चंद्रमा उपग्रह है, इस पर किसी भी प्रकार की विवर्तनिक घटना नहीं होती है। विवर्तनिक घटना का मतलब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ेंगे कि जो प्लेटें चलती है पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी में 3 परत हम लोग देखेंगे। सबसे पहली परत जो होगी उसे क्रस्ट या भूपरपट्टी कहते हैं। उससे नीचे हम लोग आएंगे तो प्रवार या मेंटल होगा, सबसे नीचे कोर या क्रोड होता है। तो हम लोग देख रहे हैं जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी के नीचे जो प्रवार है, इनके बीच में स्टेनोस्फीयर पाया जाता है, पिघला हुआ मंडल पाया जाता है। इसी में हम लोग देखते हैं कि मैग्मा भरा रहता है और ज्वालामुखी क्रियाएं यहीं से होती है, इन्हीं के ऊपर प्लेटें चलती हैं। और जब प्लेटें चलती हैं तो इन्हीं प्लेटों के चलने को ही विवर्तनिक घटना के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी पर ये क्रियाएं होती हैं। तो क्या चंद्रमा पर यह घटना होती है? तो आप उत्तर देंगे बिल्कुल विवर्तनिक घटना नहीं होती है। किसी भी प्रकार की प्लेटें आगे पीछे या समानांतर नहीं चलती, पहली बात। दूसरी बात आपसे पूछ सकता है कि चंद्रमा पर भूकंप आते हैं और कारण पूछ लेगा। विवर्तनिक घटना के कारण, किसी उल्का पिंड के टकराने के कारण, तमाम प्रश्न आपसे बना सकता है। तो आपको देखना है कि जब चंद्रमा पर भूकंप आएंगे तो उसे भूकंप नहीं बल्कि चंद्रकंप के नाम से जानते हैं, मून क्यूब के नाम से। जैसे पृथ्वी पर भूकंप जो आता है उसे भूकंप कहते हैं। भू क्यों कहते हैं? भू मतलब पृथ्वी होता है, कंप मतलब कांपना, अर्थ क्यूब इंग्लिश में बोलते हैं। इसी पर चंद्रमा पर आए हुए भूकंप को हम लोग मून क्यूब बोलते हैं या चंद्रकंप के नाम से जानते हैं। जब भी चंद्रकंप आएंगे तो चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण बड़े बड़े उल्का पिंड जाके उससे निरंतर टकराते रहते हैं। जब उल्का पिंड टकराते हैं तो वो चंद्रमा हिल जाएगा और चंद्रमा के हिलने की वजह से वहां पर चंद्रकंप आता है, विवर्तनिक घटना के कारण नहीं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि चंद्रमा पे अर्थ क्यूब, या आपसे अर्थ क्यूब बल्कि नहीं शब्द यूज करेगा, चंद्रमा पर चंद्रकंप या मून क्यूब आते हैं, ये कथन दे देगा और कारण में दे देगा विवर्तनिक घटना के कारण। तो आपको करना क्या है कि कथन एक सही है, कारण क्या है? गलत है। बस ए सही हो जाएगा और आर मतलब ए कथन सही होगा और कारण क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस तरह से तमाम प्रश्न आप लोगों से चंद्रमा से आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा। फिर देखेंगे कि जो चंद्रमा है उस चंद्रमा के धरातल पर ऑक्सीजन और सिलिकेट पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जाता है चंद्रमा के धरातल पर? धरातल पर हम बात करें तो ऑक्सीजन एवं सिलिकेट
सिलिकेट या सिलिकॉन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं उसके धरातल पर। अब हमको देखना है कि जो चंद्रमा है उसकी तुलना इस पृथ्वी से अगर करेंगे कि पृथ्वी से चंद्रमा कितना छोटा है या पृथ्वी का कितना भाग है ये चंद्रमा, तो आपका उत्तर होगा 1/81.3% होता है, या भाग हम कह सकते हैं कि भाग होता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल है उसके अभाव हो जाते हैं, या चंद्रमा का जो गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वाकर्षण है, वो कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण कम होने की वजह से जो छलांग लगाते हैं, आपसे कहा जाता है कि पृथ्वी पर अगर 1 मीटर छलांग लगा रहे हैं तो चंद्रमा पर कितना मीटर छलांग लगाएंगे, इस पर बात करते हैं। तो ये सब चीजें आपका इसी वजह से ही चेंज होने लगता है। इसी कड़ी में हम लोग देखें कि चंद्रमा से जहां जनरली ज्यादा प्रश्न बनते हैं तो चंद्रमा का सामान्य विशेषता है। अब जहां से ज्यादा प्रश्न बनते हैं वहां हम लोग काम करते हैं चंद्रमा पे। तो हम लोग देखें कि चंद्रमा सामान्यतः चंद्रमा के 3 गतियों का हमको अध्ययन करना पड़ता है। कितने गतियों का? 3 गतियों का। जो पहली गति होगी उस पहली गति को हमको समझना है कि जो पहली गति है वो सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण गति। इसको आप लोग समझें कि सूर्य के सापेक्ष कैसे परिक्रमण करेगी। तो यहां हम लोग ले लें सूर्य सन, ये ले लें आप सूर्य सन, यहां आप लोग ले लें पृथ्वी को, अर्थ को। ये हो गई आपकी पृथ्वी। अब देखना है कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा इस पृथ्वी का ऐसे परिक्रमण करेगा। चंद्रमा ऐसे परिक्रमण करेगा इस प्रकार से। तो हम देखें कि चंद्रमा, मान लें कि यहां पर मून है, चंद्रमा है, और आप जानते हैं कि जो चंद्रमा है वो परिक्रमण किसका करता है, तो आप कहेंगे पृथ्वी का। लेकिन ये जो पृथ्वी है वो पृथ्वी किसका परिक्रमण करेगी, तो आप कहेंगे सूर्य का। थोड़ा सा ध्यान से इसे हमको समझना है कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, मून। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये हम लोग जो देख रहे हैं ये हो गई पृथ्वी। पृथ्वी का चक्रण लगाते हुए चंद्रमा और सूर्य के सापेक्ष भी परिक्रमण गति को पूर्ण करेगा। पृथ्वी जैसे देखते हम लोग कि 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक परिक्रमण करती है, इसी प्रकार से चंद्रमा इस पृथ्वी के साथ साथ सूर्य का एक परिक्रमण करेगा। तो हम लोग देखें कि जो पृथ्वी का एक महीना होता है वो लगभग 30 दिन का होता है। यह हम कह सकते हैं कि जो टोटल पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमण करने में महीना लेती है वो महीना होता है 12 महीने का। 12 महीने का समय पूरा लगता है, जिसे हम लोग 1 वर्ष बोलते हैं। इसी प्रकार से जो चंद्रमा है वो जितना जितना एक एक महीना की दूरी तय करेगा वो कितने समय का होता है, ये प्रश्न आपसे बनता है। तो ये हो जाएगा आपका 29 दिन 12 घंटा और 44 मिनट। 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट। तो ये जो 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट है, हम मान के चलते हैं चंद्रमा इतना दूरी अगर तय करेगा, तो ये जो 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट है, इसी को ही कहा जाता है चंद्रमास। चंद्रमास या लूनर मंथ कहते हैं, चंद्रमास कहा जाता है या लूनर मंथ कहा जाता है। यही जो हम लोग देख रहे हैं चंद्रमास 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट का, तो प्रश्न बन जाता है कि एक चंद्रमास कितने समय का होता है, तो 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट का। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं एक चंद्रमास, इसी प्रकार के अगर 12 चंद्रमास मिला दिए जाते हैं, कितने, तो 12 चंद्रमास मिला दिए जाएं, चंद्रमास मिला दिए जाएंगे तो एक चंद्र वर्ष कहलाएगा, एक चंद्र वर्ष कहलाएगा, या इसी को हम लोग लूनर ईयर के नाम से जानते हैं, चंद्र वर्ष हो जाएगा। तो क्लियर आप लोग हो पा रहे होंगे।
कि अगर चंद्र वर्ष पूछ ले, चंद्रमास पूछ ले, या आपसे पूछ ले कि एक चंद्रमा की प्रक्रिया क्या है, तो आप लोग बता पाएंगे। ये हो गया हमारा सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण। ये आपसे पूछ सकता है कि सूर्य के सापेक्ष चंद्रमा का एक मास का परिक्रमण कितने समय का होता है, तो भी आप कर सकते हैं 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट, या लगभग आपको उत्तर दे देता है 29 दिन 12 घंटे का। इसके बाद हम लोग देखें, ये सूर्य के सापेक्ष परिक्रमण हो गया। अब चंद्रमा का एक दिन का हम लोगों को संकल्पना लेना है कि चंद्रमा का एक दिन का संकल्पना क्या होता है। तो हम लोग देखें कि जो हमारे ग्रहों में देखते हैं हम लोग कि जब हमारे ग्रह या पृथ्वी या कोई भी ग्रह एक चक्कर लगा लेते हैं अपने अक्ष पर, तो उसी को ही हम लोग चंद्रमा का एक वर्ष के नाम से, किसी भी ग्रह का एक दिन के नाम से जानते हैं। जैसे हम लोग देखें कि जो आपकी पृथ्वी है, ये पृथ्वी अगर अपने अक्ष पर ही एक घूर्णन लगा ले तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग उसका एक दिन के नाम से जानते हैं। जैसे यहां से पृथ्वी पूरा एक चक्कर लगाएगी सूर्य का, तो उसे परिक्रमण कहते हैं। उससे किसका निर्धारण करते हैं, वर्ष का। लेकिन एक दिन का जो निर्धारण होता है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर ही एक घूर्णन घूम जाए, उसी को हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी का एक दिन हो गया। जैसे सूर्य यहां से लाइट सनलाइट दे रहा है, तो जो भाग सामने पड़ेगा वो पृथ्वी का दिन होगा, जो भाग घूम जाएगा पीछे वो इसका रात होगा। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया घूमने में 24 घंटा लगता है पृथ्वी का। तो क्या चंद्रमा पर भी जो चंद्रमा के दिन होते हैं या चंद्र दिवस बोले जाते हैं, इसी प्रकार के होते हैं कि भिन्न होते हैं? तो आपका उत्तर होगा कि भिन्न होते हैं। जो ग्रहों के दिन होते हैं वो चंद्रमा के दिन से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। अब दिन कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा क्यूरियस होंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग देखें कि ये जो पूरी पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने एक घूर्णन में लगभग 24 घंटे का समय लगाती है। तो हम मान लें कि ये पृथ्वी का ये जो सीधा वाला भाग है, ये जहां पर लाइट दे रहा है अपना, या जो सीध में भाग था वो चंद्रमा के इस भाग से टकरा रहा था, सीधा वाला भाग। इस प्रक्रिया में हम लोग देखें कि पृथ्वी ऐसे इधर से घूमते हुए जब ऐसे घूर्णन करते हुए पुनः अपने उसी बिंदु पर पहुंचे, और जहां से चंद्रमा की शुरुआत हुई थी उसी लाइन पे मिल जाएगा, तो चंद्रमा का एक दिन कहलाएगा। तो आपको भ्रम हो रहा होगा, तब तो 24 घंटे का होगा। 24 घंटे का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखेंगे कि जो चंद्रमा है वो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 15 सेकंड की स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता रहता है या घूर्णन करता रहता है। तो ये जो हम यहां पर देख रहे हैं, ये भाग बढ़ के थोड़ा ऊपर चला जाता है। थोड़ा ऊपर कितना जाएगा, तो आप कहेंगे कि यह 13 डिग्री बढ़ जाता है, 13 अंश बढ़ जाता है, या 13 डिग्री बढ़ जाएगा। कोण कितना बढ़ जाएगा, 13 डिग्री। और भाग हमको वही मिलाना है, तो यहां से जो ये भाग हम लोग देख रहे हैं ये थोड़ा ऊपर चल जाएगा। जब ऊपर चल जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि 1 डिग्री या 1 अंश बराबर 4 मिनट होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि 24 घंटा में पृथ्वी घूर्णन करती है, मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से क्या कर दें, गुणा कर दें, और इसी को हम लोग 360 से भाग दे दें। तो जब हम इसे काटेंगे, पूरा काट के कंप्लीट करेंगे, तो हमारा 4 मिनट आएगा, 4 मिनट आंसर आएगा। 1 अंश बराबर आएगा, 1 अंश बराबर 4 मिनट आ जाएगा। तो जो 1 अंश बराबर 4 मिनट है, तो 13 अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 4 का गुणा कर देंगे। जब 4 का गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 52 मिनट, 52 मिनट आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि जो चंद्रमा का एक दिन होगा, चंद्रमा का एक दिन होगा, वो कितने समय का हो जाएगा, एक चंद्र दिवस बराबर की बात आपसे कर लेगा, तो 24 घंटा में जो पृथ्वी घूम रही है वो हो गया 24 घंटा। लेकिन 13 डिग्री चंद्रमा बढ़ जा रहा है, जो चंद्रमा 13 डिग्री बढ़ रहा है उससे 52 मिनट अधिक चलना पड़ रहा है पृथ्वी को, तब उस सीध में चंद्रमा के पहुंचेगा। इसीलिए 24 घंटा 52 मिनट का जो समय होता है वही होगा एक चंद्र दिवस। ध्यान दें आप लोग, सूर्य के सापेक्ष जो परिक्रमण होता है उसे हम लोग चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमास कितने समय का होता है, 29 दिन 12 घंटा 44 मिनट का।
12 चंद्रमास मिलके एक चंद्रवर्ष का निर्माण करता है। फिर हम लोग देखें कि चंद्र दिवस हम लोग देखेंगे तो ये ग्रहों या पृथ्वी के दिवस से भिन्न होता है। पृथ्वी जब अपना एक घूर्णन करता है 24 घंटे में तो एक दिन हो जाता है, लेकिन हम लोग देखें कि चंद्रमा जो घूर्णन कर रहा है उसको भी लेंगे, पृथ्वी को भी लेंगे। पृथ्वी का जो पॉइंट बिल्कुल चंद्रमा के सीध में था वहां से शुरुआत करेंगे। चंद्रमा घूम के पुनः पृथ्वी घूम के चंद्रमा के पुनः उसी भाग पे पहुंच जाए जहां से शुरुआत हुई थी, तो उसे हम लोग एक चंद्र दिवस के नाम से जानते हैं। पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं, तो 24 घंटे का समय तो होगा ही होगा, लेकिन चंद्रमा खड़ा होकर इंतजार नहीं करेगा, तब तक 13 डिग्री आगे बढ़ेगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, मतलब 52 मिनट का समय अधिक लग जाएगा पृथ्वी से। इसीलिए जो चंद्र दिवस होता है वो 24 घंटा 52 मिनट का होता है। अब इसी आधार पे ये कॉन्सेप्ट है और इसी आधार पे एक प्रश्न आप लोगों से पूछ लेता है कि प्रत्येक दिन या प्रतिदिन ज्वार एवं भाटा कितने समय के अंतराल पर आता है, तो आपका उत्तर यही हो जाता है 52 मिनट के देरी से आएगा। जैसे आप लोग देखें कि ये जो ज्वार भाटा के लिए जिम्मेदार होता है वो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, उसमें भी जो सर्वाधिक बल लगाता है वो चंद्रमा लगाएगा। चंद्रमा 11 का बल लगाता है, तो वहीं हम लोग देखें कि जो सूर्य है वो 5 का। इसलिए हमको देखना है कि जो बल अधिक लगाता है वो चंद्रमा है, तो जो ज्वार आएंगे वो पृथ्वी पर जिस स्थान पे आ गए रहेंगे वो वाला ज्वार पुनः कितने मिनट बाद आएगा, 52 मिनट बाद आएगा, मतलब 24 घंटे 52 मिनट देरी से आएगा। वहीं अर्ध दैनिक ज्वार की बात करेगा तो 52 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 26, तो वही हो जाता है 24 का आधा कितना हो जाएगा, 12 घंटा 26 मिनट के अंतराल पे अर्ध दैनिक ज्वार पूछेगा तो 12 घंटा 26 मिनट, और दैनिक ज्वार पूछेगा तो 24 घंटा 52 मिनट की देरी से आता है। तो ये रहा चंद्र दिवस और ये रहा चंद्र मास। अब हम लोग देखते हैं कि जो चंद्रमा गति करता है पृथ्वी के सापेक्ष, उसको क्लियर करते हैं और यहां से भी आपसे प्रश्न बनते हैं, और इसी को हम लोग नक्षत्र मास के नाम से या नक्षत्र माह के नाम से जानेंगे, जो 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 15 सेकंड का होगा। अब इसमें हम लोग देखें कि सूर्य को हटा दे बिल्कुल। अब यहां पर हम लोग देखें कि ये है आपकी पृथ्वी, अर्थ, ये हो गई पृथ्वी, ये हो गई पृथ्वी। अब इसमें देखा जाए कि जो चंद्रमा है वो इस तरह से चक्रण करेगा पृथ्वी का, तो हम लोग ले लें कि यहां पर चंद्रमा हो गया, मून हो गया, चंद्रमा हो गया। ये जो हम लोग देख रहे हैं ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये ऐसे चंद्रमा गति कर रहा है। अब देखा जाए कि जो चंद्रमा है इसके घूर्णन गति की बात की जाए पहले, चंद्रमा का उसके अक्ष पर घूर्णन गति, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसको पढ़ लिया गया है, इसलिए इसको मैं मिटा दूं, दूसरी गति की मैं बात कर रहा हूं, उस गति पे चले। मैं लिख दे रहा हूं चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण एवं अपने अक्ष पर घूर्णन गति। 3 गतियां हमको पढ़नी है, एक गति तो सूर्य के सापेक्ष पढ़ लिए, एक पृथ्वी के सापेक्ष, एक जो अपने अक्ष पर ही घूर्णन करेगा उसके सापेक्ष। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि जो चंद्रमा है वो अपने अक्ष पे जो घूर्णन करेगा इसी बात पहले देखी जाए। तो जो अपने अक्ष पे घूर्णन कर रहा है चंद्रमा वो कितने समय में करेगा, तो आप कहेंगे 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 15 सेकेंड।
27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 15 सेकंड में अपने अक्ष पर एक घूर्णन चंद्रमा करेगा और आपसे पूछ लेगा कि यही गति जो पृथ्वी के सापेक्ष हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण, क्योंकि अब पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण की बात हो रही है, इस तरह से अपने अक्ष पे जितने समय में कर रहा है उतने समय में पृथ्वी के सापेक्ष भी चंद्रमा परिक्रमण करेगा, जो सेम यही समय, दोनों का समय सेम होता है। दोनों का समय सेम होने के वजह से चंद्रमा का हमें केवल एक ही भाग दिखाई देगा, क्योंकि ये जितना स्पीड से घूमेगा उतने स्पीड से आगे की तरफ घूमता चला जाएगा। तो हम पृथ्वी से जब चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। हम लोग देखते हैं कि हमेशा जब चंद्रमा हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या दिखाई देता है, आपको लगता है कि कोई कौवा बैठा है काले रंग का, ऐसे आप लोग देखते हैं तो ऐसे करके उसी में लगता है कि कुछ बैठा हुआ है। वो जो भाग बैठा हुआ आपको दिखता है ये काला कौवा नहीं होता है, या आप लोग कहते हैं कि बूढ़ी बैठी है, तो काला कौवा भी नहीं होता और बूढ़ी भी नहीं होती है, बल्कि ये क्या होता है, पर्वत होता है। ये चंद्रमा पर पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है लिबनिट्ज। लिबनिट्ज पर्वत है जिसकी ऊंचाई है 10,068 मीटर। कितनी है? 10,068 मीटर ऊंचाई एक पर्वत है। यही भाग हमको दिखाई देता है। इसमें भी कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है चंद्रमा का, ये भी आप लोगों से प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चंद्रमा का यही भाग हमेशा दिखाई देगा। कितना प्रतिशत भाग दिखाई देगा ये भी अगर हम लोग देखें तो चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है कि चंद्रमा का केवल कितना प्रतिशत भाग ही हम देख पाते हैं, तो 59%, कहीं कहीं किताब में 57 भी लिखा है, लेकिन जब भी आयोग द्वारा पूछा गया तो 59 माना गया है, इसलिए 59 आपको ध्यान देना है। 59 विकल्प ना दे तब आप 57 करिएगा, क्योंकि लगभग 58 अंश और 68 मिनट कहा जाता है, तो लगभग 59 के लगभग आता है, इसीलिए 59 मिनट मान लिया जाए, 59% भाग मान लिया जाता है। तो चंद्रमा का केवल कितना भाग, 59% भाग दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण, पृथ्वी के सापेक्ष परिक्रमण और घूर्णन गति दोनों समान होता है, 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 15 सेकंड का, इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। तो ये हमारे 3 गतियां रही आज चंद्रमा के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को। ओके, थैंक यू।